स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमालिया, जो हम लोग पढ़े थे किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो है हम लोग पढ़ाई कर चुके थे, तो उसका 1 नंबर हम लोग पढ़ चुके थे। 1 नंबर भी हम लोग क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे, जो लेवल था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जीवों को किस आधार पर बांटा गया है। तो आप लोग को बताए थे मुख्य रूप से 3, पहला सेल के आधार पर, दूसरा टिश्यू के आधार पर और तीसरा किसके आधार पर? अंग के आधार पर। क्लियर है? इन तीनों के आधार पर किसी में बॉडी बना हुआ रहता है सेल के आधार पर, किसी में बॉडी बना हुआ रहता है किसके आधार पर? टिश्यू के आधार पर, किसी में बॉडी बना हुआ रहता है किसके आधार पर? ऑर्गेन के आधार पर। इस तरह से तीनों को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भागों में बांट दिया। सब जीवों में अलग अलग कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसके कारण से। तो इसीलिए अब दूसरा हम लोग हेडिंग देखेंगे। दूसरा हेडिंग हम लोग का क्या था? दूसरा हेडिंग हम लोग दिए थे, या थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाएगा तो हम पिछले क्लास में हेडिंग क्या दिए थे, किस नंबर में कौन दिए थे, तो ये थोड़ा जानकारी देख लीजिएगा। और हम अगर ऊपर नीचे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना 10 पॉइंट्स है वो 10 पॉइंट्स को डील करेंगे हम लोग, ठीक है? 10 पॉइंट्स को डील करने वाले हैं। तो दूसरे नंबर में हम लोग जो है देख लेंगे किसके बारे में? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में क्या कहते हैं हमारे देश के भविष्य? परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र? परिसंचरण। परि और संचरण मैंने परि मैंने घूमना, और चारों ओर परिधि में घूमना, पूरे शरीर के चारों ओर पूरा घूमना, और संचरण मैंने संचार होना, मतलब घूमना, चलना, और तंत्र मैंने उसी के तंत्र को हम लोग कहते हैं क्या? परिसंचरण तंत्र। जो उसमें इंक्लूडेड है सर्कुलेशन होना। क्या होना? सर्कुलेशन। तो हम लोग सबसे पहले दिमाग में फिट कर लेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए किसी भी जीवों में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहला आपके पास रहना चाहिए ब्लड। क्या रहना चाहिए? ब्लड। क्लियर है? ब्लड के साथ होना चाहिए हार्ट, पंप करने वाला तो होना चाहिए ना, हार्ट, हृदय, ठीक है? और तीसरा कंपोनेंट जो है इसका वो होना चाहिए क्या? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, तीसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए? ब्लड वेसल। क्लियर है? तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। दिमाग में फिट कर लीजिए। ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल, रक्त नलियां, देखिए खून, रक्त, ठीक है? दूसरा क्या? हृदय, और तीसरा क्या होना चाहिए? रक्त नलियां। इन तीनों के समूहों को क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है 2 टाइप्स के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं? 2 टाइप्स के। फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? अब कौन कौन सा प्रकार है? तो सबसे पहला है नंबर 1 जो है ए नंबर में लिख देते हैं। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इसको खुला परिसंचरण, खुला
खुला परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं इसको? खुला परिसंचरण तंत्र। आप स्क्रीनशॉट भी करते चलिएगा, हम ऊपर करते चले जाएंगे, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं खुला परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से खुला परिसंचरण तंत्र के लिए कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट। क्लियर है? तो 2 कंपोनेंट कौन कौन होगा? खुला परिसंचरण तंत्र के लिए ज़्यादा कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। पहला क्या है? ब्लड। और दूसरा क्या? हार्ट। क्या होगा? हार्ट। इसका मतलब क्या है? हार्ट अर्थात खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब ही याद रख लेना है, विदाउट परिसंचरण तंत्र होगा लेकिन विदाउट ब्लड वेसल। विदाउट ब्लड वेसल। बिना रक्त नली का ही इसमें क्या होगा? परिसंचरण होगा। बिना रक्त का ही क्या होगा? परिसंचरण। तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला प्रकार वाला परिसंचरण तंत्र। क्लियर है? ये हो गया, कहानी खत्म है। अब इसमें जो है आप अगर डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा आराम से, वह परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय और रक्त होते हैं लेकिन रक्त नलियां अनुपस्थित होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड एंड हार्ट आर प्रेजेंट बट ब्लड वेसल आर absent, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है नंबर क्या? बी में है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण तंत्र। अब बंद परिसंचरण तंत्र में क्या क्या होगा? तो ऑल कंपोनेंट्स फॉर एसेंशियल क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जितने भी आवश्यक हैं किसके लिए? सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, वो सब प्रेजेंट रहेगा। जैसे ब्लड, क्या रहेगा? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। ये तीनों चीज जिसमें रहेगा वो समझ लीजिए क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको भी डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए दिमाग में फिट कर लीजिए, वह परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियां उपस्थित हो। उसी को हम लोग कहेंगे क्या? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थात इसमें क्या होता है कि हृदय से रक्त को बाहर निकलता है और किस में चला जाता है? रक्त नली में। समझ गए? रक्त नली में। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है? हृदय से रक्त तो निकलता है क्योंकि उसमें रक्त ही होता है। ज़्यादातर रक्त जो होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल्स जितने भी होते हैं ज़्यादातर वो व्हाइट ब्लड सेल्स वाले होते हैं, सफ़ेद खून, हीमोलिम्फ। क्लियर है? अब इसमें जो है उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? दिमाग में फिट कर लीजिए। उसमें हृदय है और ब्लड था, तो हृदय और ब्लड था, इसीलिए हृदय से पंप होकर के ब्लड पूरे शरीर में मांसपेशी में फैल जाता है, पूरे मांसपेशी में घूमते रहता है ओपन तरीके से। और इसमें क्या होता है? हृदय से रक्त निकलता है लेकिन वो रक्त नलियों के माध्यम से, देखिए हमारे पास रक्त नली है, पाइप है, अंदर में ट्यूब है, इसी में खून बह रहा है, मांसपेशी में नहीं बह रहा है। अगर यहाँ से फट करके अगर ओपन में आ जाएगा तो फिर हम गए काम से। कोई भी अगर मनुष्य का कहीं भी रक्त नली अंदर में फट गया, अगर ब्रेन में फट गया तो वो तो मिनट नहीं लगेगा, वो तुरंत जो भैंसे पर बैठे हुए हैं ऊपर यमराज जी उसके पास चला जाएगा। क्लियर है? तो अब जो है उसका बुलावा आ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। अब ब्रेन में रक्त जम गया तो फिर कोई डॉक्टर भी जल्दी से नहीं बचा सकते हैं, वो समझ लीजिए गए काम से। अब देखिए ये हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो 1 नंबर क्लियर हो गया हमारा। अब चलते ये 1 नंबर नहीं 2 नंबर क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग कितना? नंबर 3। नंबर 3 में है डेवलपमेंट, विकास। हिंदी में क्या कहेंगे? विकास। ठीक है,
विकास क्या है? किसी भी जीवों का विकास दो तरीके से होता है। विकास कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। एक पहला इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। क्योंकि इसमें जीव जो है कुछ लोअर जीव हैं, कुछ हायर जीव हैं, यानी उच्च कैटेगरी के भी जीव हैं और निम्न कैटेगरी के भी जीव हैं, निम्न जाति के भी जीव हैं। अब ऐसे कंडीशन में जो निम्न जाति के जीव हैं उसमें ज़्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और जो हायर कैटेगरी के जीव हैं उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब दोनों का मतलब सेम हो गया कि एक जो है इसका डेवलपमेंट दो प्रकार से, कितने प्रकार से यहाँ लिख देना है, फॉलोइंग टू टाइप्स। पहला हो गया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष विकास। कैसा विकास? अप्रत्यक्ष विकास। क्लियर है? अप्रत्यक्ष विकास। अप्रत्यक्ष विकास में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इसके ड्यूरिंग डेवलपमेंट लार्वा आर फॉर्म्ड। ड्यूरिंग, एकदम सिंपल भाषा में लिख देना है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट लार्वा आर फॉर्म्ड। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, विकास के दौरान, किसके दौरान? विकास के दौरान लार्वा का निर्माण हो रहा है। लार्वा क्या है वो अभी बताते हैं। लार्वा का निर्माण होगा, लार्वा का निर्माण होता है विकास के दौरान, लार्वा का निर्माण। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है कि जब किसी भी जीव, कोई भी जीव जन्म हुआ, जैसे बटरफ्लाई पहले तितली जिसको कहते हैं, तितली क्या होता है? डायरेक्ट तितली जन्म होती है? नहीं। सबसे पहले तितली किसी भी प्रकार के, ज़्यादातर बैगन के पौधे पर अपना लार्वा छोड़ देता है। लार्वा छोड़ने के बाद उसके बैगन में जो देखिएगा, कोई भटवा बैगन अगर बड़ा वाला बैगन है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो है धीरे धीरे होल होने लगेगा और इसमें पूरा होल हो जाएगा। और होल होने के बाद जो है इसमें एक प्रकार का कीड़ा जो है वो उत्पन्न हो जाएगा और उस कीड़े में इस तरह से पैर भी रहेगा। ठीक है, और इसको कभी कभी भुआ पिल्लू भी ऐसे कहते हैं। तो इसमें जो है ये पैर निकल गया और दो गो टेंटिकल्स, अंटीना भी निकल आता है, इसके खोल में ही रहेगा। अब ये धीरे धीरे जो है, ये हम लोग ऐसे कहते हैं इसको, सब्जी मार्केट में जब जाते हैं खरीदने के लिए, कानो बैगन। ठीक है, मतलब कानो बैगन मतलब तिरछा बैगन हो जाता है, कानो भी कह देते हैं। लेकिन ये कानो बैगन नहीं, बल्कि इसके अंदर जो है कीड़े पनप रहे हैं। क्या पनप रहे हैं? कीड़े। इसीलिए हम लोग नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ऐसे बैगन खरीदेंगे, ऐसे खाएंगे तो हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? लार्वा। किसका लार्वा रहता है? बटरफ्लाई का, तितली का। तो तितली का जो लार्वा है वो कीड़े के रूप में, देखिए कीड़े के रूप में। लेकिन ये कीड़ा जो है धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होगा, ये कीड़े से ही अंदर में, कीड़े के अंदर में ही जो है, ये कीड़े जो है इसी के अंदर फिर क्या होगा, इसी के अंदर जो है एक जीव इस तरह से निर्मित हो जाएगा और उस पर जो है दो गो पंख निकल आएगा। ये हो गया पैर, ये क्या हो जाएगा? पैर। और इस तरह से धीरे धीरे ये क्या होगा, इस जीव को आगे से नहीं, आगे ऐसे ही रहेगा, ये जकड़े हुए रहेंगे किसी भी, और यहाँ जितना भी पैर है ये सब पैर के माध्यम से टहनी वगैरह को पकड़े रहेंगे और ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया इसका जो अपने, ये वाला जो जीव हो गया, ये कीड़ा, ये हो गया लार्वा। क्या हो गया? लार्वा। ये लार्वा नहीं है, ये बच्चे का ही छोटा रूप है, जो बच्चे के जैसा, एडल्ट के जैसा दिख गया, जो एडल्ट के समान दिख गया, वो लार्वा नहीं कहलाया। जो एडल्ट के समान नहीं दिखता हो, एडल्ट के समरूप होगा तो वो नहीं लार्वा कहलाएगा। ये लार्वा एडल्ट से भिन्न होता है, भिन्न स्ट्रक्चर के होते हैं, भिन्न संरचना के पाए जाते हैं, भिन्न तरह के। तो ये हो गया क्या? लार्वा। क्या हो गया? लार्वा। ये कीड़ा जो है यही लार्वा है और ये हो गया उसका संतति, और ये संतति बाद में निकल कर देश का भविष्य बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपका हो गया, हम लोग, ये था लार्वा जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। किसको करता है? इनडायरेक्ट। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, किसको? दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्ट। समझ में आ गया? कोई भी, जैसे मछली अंडे को दी तो अंडे
को दी तो वो पूरा जो शुरुआत होती है अंडे से डेवलपमेंट, वो पूरा मछली के जैसा नहीं होता है, कीड़े के जैसा, तो वो हो गया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? जैसे फ्रॉग मेढक भी अपने अंडे को दिया तो वो अंडे देने के बाद वो डायरेक्ट मेढक के ही जैसा जन्म होता है, ऐसा नहीं है, मेढक के जैसा जन्म नहीं होगा। तो वो पहले क्या बनाएगा, लार्वा, जो बच्चे का एक छोटा रूप होता है लेकिन भिन्न स्ट्रक्चर का होता है, भिन्न संरचना का, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? तो याद रखना है, कोई भी जीव अपने विकास के दौरान, अपने पूरा डेवलपमेंट के दौरान, विकास के दौरान क्या करेगा, लार्वा निर्माण करेगा, तो वो कहलाएगा क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब कोई जीव तो ऐसे भी है जो पूरा लोअर है, जैसे बटरफ्लाई की ही बात की है, मेढक में तो थोड़ा हायर जीव है तो उसमें डायरेक्ट लार्वा से डायरेक्ट बन जाता है क्या, लार्वा से डायरेक्ट बन जाता है बच्चे। लेकिन कुछ ऐसे जीव जो बटरफ्लाई बताए, बटरफ्लाई में डायरेक्ट लार्वा नहीं, पहले लार्वा बना, लार्वा से फिर प्यूपा बनेगा, प्यूपा से तब जा करके एडल्ट बनता है या यंग वंश बनता है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नंबर बी पर। बी में क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? हिंदी में कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष विकास, प्रत्यक्ष विकास। अब आपको पता चल जाएगा कि किन किन तरह के हमारे धरती पर जीव थे जिसके कारण से वो क्या हो गए, बदलते चले गए। प्रत्यक्ष विकास में क्या होगा, तो दिमाग में फिट कर लेना है, यहाँ लिख देना है, डायरेक्ट बेबी बर्थ या ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डायरेक्ट बेबी बर्थ। अब जैसे जितने भी हायर तरह के जीव हैं, जैसे हम लोग मनुष्य, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब जितने भी जीव हैं वो सब क्या करते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और ज़्यादातर जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होंगे, द्विलिंगी, पढ़ाएंगे लास्ट वाला 10वां नंबर जो है वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, उसमें बताएंगे। ये ए नहीं है, कुछ थोड़ा सा लिखने में हो जाता है, तो वो आप लोग दिमाग में फिट करके रखिएगा, अभी थोड़ा नया सब कुछ है, तो इन चीज़ों को समझिएगा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या हो रहा है, डायरेक्ट बेबी बर्थ, इसके विकास के दौरान क्या होता है, विकास के दौरान प्रत्यक्ष बच्चे का जन्म, जो बच्चे को डायरेक्ट जन्म दिया उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमारा तीसरा भी निकल गया। अब चलेंगे हम लोग फोर्थ में, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ लेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में लिखेंगे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है? अब पाचन तंत्र किसको कहते हैं, तो देखिए पाचन तंत्र के लिए लोअर टू हायर एनिमल्स में क्या क्या ऐसे मुख्य रूप से दो कंपोनेंट चाहिए। मुख्य रूप से क्या चाहिए, दो कंपोनेंट्स, दो ही कंपोनेंट्स हम लिखते हैं। मुख्य रूप से दो कंपोनेंट कौन कौन चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पहले तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में कहेंगे आहार नाल, आहार नाल। क्लियर है? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ अगर कंप्लीट पाचन चाहिए तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ चाहिए क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या चाहिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड, हिंदी में लिखेंगे पाचन ग्रंथि। क्या चाहिए आपको, पाचन ग्रंथि। क्योंकि अगर माउथ टू एनस, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है, मुंह से लेकर एनस मल द्वार तक, तो ये कंप्लीट नहीं कहलाएगा। कंप्लीट तब कहलाएगा जिसमें पाचन ग्रंथि हो, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है, ये आहार नाल ही है, और सलाइवा उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, स्टमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड निकल ही नहीं रहा है,
सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा नहीं निकल रहा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूसी नहीं निकल रहा है, तो ये सब कंडीशन क्या हो जाएगा, लिवर से, पेनक्रियाज से, ये सब अगर नहीं सिक्रीट करेगा एंजाइम्स वगैरह तो क्या होगा, भोजन नहीं पचेगा। तो पाचन तंत्र जो है कंप्लीट रूप से कहलाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, आहार नाल और पाचन तंत्र। लेकिन यहाँ पे जो है जीव कुछ हायर है, शुरू में ही बताएं, इसके अंदर हायर और लोअर और हायर दोनों जो बोथ टाइप्स जीव प्रेजेंट है, दोनों प्रकार के। अब दोनों प्रकार के होने के कारण से तो याद रखिए सब जीवों में चाहे कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अनिवार्य है, लेकिन यही इनकम्प्लीट हो जाता है दोनों जीवों में, इसी कारण से इसका दो पार्ट हो जाता है। तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ऐसे लास्ट में फिर से हम पूरा ओवरऑल दिखा देंगे ओवरव्यू। तो देखिए अब जो है इसके कारण से इसका दो प्रकार हो जाता है। नंबर एक, पहला प्रकार है क्या, कंप्लीट, पहले इनकम्प्लीट चलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में लिखेंगे अपूर्ण पाचन तंत्र। कैसा तंत्र, अपूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र में क्या होगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कोई सपोज दैट कोई एक जीव ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी जीव प्लेटिहेल्मिन्थस का या अदर जीव हैं जो भी लेंगे, तो हम मान लेते हैं कोई जीव है ये, ठीक है, ये क्या है, कोई जीव है। अब इस जीव में ये समझ लीजिए माउथ है, क्या है, माउथ पाचन ग्रंथि हम लोग याद रखना है कि ये होगा ही, ठीक है, ये माउथ हो गया और ये बीच में हो गया क्या, एनस। क्या हो गया इसका, ये एनस। क्लियर है, एनस हिंदी में कहते हैं मल द्वार। क्लियर है। अब देखिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है, माउथ टू एनस। तो याद रखना है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हो, क्या हो, इनकम्प्लीट है ना, पहले इनकम्प्लीट है तो ये नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा तो देखिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो होगा क्या, सपोज दैट ये जो जीव है, ठीक है, यहाँ पे एनस अब्सेंट होगा और ये हो गया माउथ, ये हो गया माउथ से निकला क्या, एलिमेंट्री कैनाल। क्या निकला, एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या हो गया, पूरा एनस तक नहीं है। तो एनस तक नहीं है तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इनकम्प्लीटेड एलिमेंट्री कैनाल। कैसा एलिमेंट्री कैनाल है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अपूर्ण आहार नाल। अगर यदि किसी जीव में अपूर्ण तरीके से आहार नाल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दिमाग में फिट कर लेना है, एक सिंपल सा लैंग्वेज में लिख देना है क्या, वह पाचन तंत्र जिसमें आहार नाल क्या हो, अपूर्ण हो, माउथ टू एनस नहीं, अपूर्ण हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब है नंबर बी हमारा। अब नंबर जो बी होगा तो वो क्या होगा हमारे देश के भविष्य, वो हो जाएगा हमारा बी नंबर में डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। नंबर बी, कोई बात नहीं है, सुनिए नंबर बी में क्या हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं, हम लोग नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में लिखेंगे पूर्ण पाचन तंत्र।
पूर्ण पाचन तंत्र। पूर्ण पाचन तंत्र क्या होगा? पूर्ण पाचन तंत्र के लिए होना चाहिए क्या कि कोई जीव, जैसे अभी वही दिखाए, कोई जीव है ये, ठीक है। अब ये जीव में ये हो गया माउथ वाला रीजन, क्या हो गया? माउथ। कोई भी जीव लिख सकते हैं। और माउथ से यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ से डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद धीरे धीरे इसके आहार नाल जो हैं वो आ जाएंगे पूरे एनस तक। कहाँ जाएगा? एनस, मल द्वार तक। क्लियर है? तो इसमें डाइजेस्टिव, ये एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? हमेशा याद रखिएगा, इनकम्प्लीट भी रहेगा, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी है, तो इसमें पाचन तंत्र होना अनिवार्य है। पाचन तंत्र होगा ही, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट है तो उससे क्या दिक्कत है? इनकम्प्लीट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भोजन आएगा, जो जीव भोजन खाएंगे, तो उसको पचाने के लिए तो ग्रंथि तो होनी चाहिए ना। तो इसके अंदर होना चाहिए कौन? पाचन ग्रंथि। तो वो पाचन ग्रंथि इंक्लूडेड है, दोनों में इंक्लूडेड है पाचन ग्रंथि। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्ण और अपूर्ण कहा क्यों गया? क्योंकि जो लोअर एनिमल है उसके अंदर माउथ से लेकर के आहार नाल एनस तक नहीं होता है, एनस किसी में अब्सेंट होता है। अब कैसे इसमें एक्सक्रीशन होता है, मल विसर्जित कैसे करता है? तो जिधर से खाया, माउथ से खाया, माउथ से ही निकाल देता है। जैसे स्पंज, हाइड्रा, ओवेलिया, ओरेलिया, ये सब इधर से ही खाएगा, इधर से ही निकाल देगा। अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो वो हम लोग पढ़ेंगे एक एक फाइलम इसका कि कितना फाइलम है। क्लियर है? तो इसके जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं माउथ के माध्यम से। लेकिन इसमें खाता तो माउथ के माध्यम से, निकलता एनस के माध्यम से। अगर जिसमें खाएगा माउथ से, निकलेगा एनस से, तो दिमाग में फिट कर लीजिए, यहाँ माइंड सेट कर लेना है। क्या है वो? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? हिंदी में लिखेंगे पूर्ण आहार नाल। पूर्ण आहार नाल क्या है इसके अंदर? पूर्ण आहार नाल। हो गया क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नंबर कितना चले, ये देखिए नंबर हो गया 4, 10 है तो 2 दिन में एकदम क्लियर कर लेंगे हम लोग इस पूरे कैरेक्टर को, ज़्यादा समय ना लेते हुए। 4 नंबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। तो देखिए नंबर 5। नंबर 5 में पढ़ेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर, ठीक है? क्या पढ़ लेंगे हमारे देश के व्यूअर्स? जर्म लेयर। क्या पढ़ लेंगे? जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या है? तो जर्म लेयर को पढ़ने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म परत, जर्म परत। अब ये कहिएगा जर्म परत बनता कैसे है, क्या होता है जर्म परत? तो दिमाग में फिट कीजिए, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। नर मादा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। अगर हायर एनिमल है तो अंडाणु शुक्राणु, ठीक है? हायर एनिमल है तो क्या? अंडाणु शुक्राणु। यह अंडाणु शुक्राणु आपस में संलयन करेगा और संलयन करने से बनाएगा क्या? जायगोट। जायगोट से बनेगा क्या? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो 3 स्टेजेज में कंप्लीटेड करेंगे। कितने स्टेजेज में? 3 कंप्लीटेज में। कौन कौन? मोरूला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला। गैस्टुला डेवलप्ड 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो अब 3 जो जर्म लेयर बनेगा वो कैसा होगा? तो ध्यान से देखिए, जर्म लेयर जो है माइंड में कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। एक इमेजिनेटिव फिगर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हो गया, ये हो गया आपका अंदर वाला लेयर और ये हो गया बाहर वाला लेयर। क्लियर है? ये हो गया बाहर वाला। ये सब में विद कोशिका का होता है। क्या होता है? कोशिका, सॉरी न्यूक्लियस। न्यूक्लिएटेड इच सेल जो है न्यूक्लिएटेड है और इसके अंदर पूरा भरा पड़ा है अलग अलग प्रकार के सेल, ठीक है? अब ये हो गया जो सबसे बाहर वाला है वो हो गया एक्टोडर्म। क्या हो गया? एक्टोडर्म। दूसरा बीच में जो है उसको कहते हैं मीजोडर्म। क्या कहते हैं? मीजोडर्म, ठीक है? और जो इनर वाला लेयर हो गया उसको कहते हैं इंडोडर्म। क्या कहते हैं? इंडोडर्म।
और इसी तीनों को लेकर के हम लोग कहते हैं क्या, जर्म लेयर। क्या कहते हैं, जर्म लेयर, जर्म लेयर। और ये गेस्टुला फॉर्मेशन में होता है। कहाँ होता है, गेस्टुला। अब तीनों जर्म लेयर क्या है, देखिए, इक्टो माने बाहर, इक्टो माने बाहर, मीजो माने मध्य, और इंडो माने अंदर, और जर्म ले ये डर्म माने त्वचा लेयर, डर्म माने त्वचा लेयर। हमारा शरीर जो जितना भी बना हुआ है वो तीन ही जर्म परत से बना है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म और इंडोडर्म। क्लियर है। जितना भी बॉडी पार्ट्स देख रहे हैं, अगर एक्टोडर्म है तो उससे माथा का जो सिर पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका भी इंटीरियर लोब जो बना हुआ है वो किससे, एक्टोडर्म से। मीजोडर्म से अंदर का बहुत सारा ऑर्गन, ब्लड वेसल, ये सब भी बना हुआ है मीजोडर्म से, किडनी, लिवर। इंडोडर्म से अंदर वाला इंडोक्राइन में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादातर इंडोडर्म से बने हुए हैं, और इन तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं क्या, जर्म लेयर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो जर्म लेयर हम लोग पढ़ लिए, इसके आधार पर जंतु जो है दो प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला हो गया, पहला क्या हो गया, तो डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सॉरी ये क्या हो जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। हिंदी में कहते हैं द्विकोरक जंतु। कैसा जंतु, द्विकोरक जंतु। द्विकोरक जंतु के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एकदम सीधा सिंपल में लिख देना है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, यानी वैसा जंतु, धरती पर पाए जाने वाला वैसा जंतु जो दो ही जर्म लेयर से बना हो, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से, बाह्य जर्म लेयर और अंदर जो वाला जर्म लेयर, इन दोनों से जो जीव बना होगा उसको क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। अगर एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, जैसे स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, ओवेलिया है, ये सब समुद्री जीव है। ऑरेलिया हो गया, जो ज़्यादातर हम लोग कम देखते हैं ना, वो सब बना हुआ है किससे, डिप्लोब्लास्टिक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर जितना भी जीव है वो सब हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट लिख देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसको डिफाइंड के रूप में लिखिएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, वह जीव, वह जंतु जिसका विकास एक्टोडर्म और इंडोडर्म से होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, डिप्लोब्लास्टिक। दैट एनिमल्स which is developed from ectoderm and endoderm, then it is also called as क्या, डिप्लोब्लास्टिक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हिंदी में कहेंगे त्रिकोरक जंतु। क्या कहेंगे, त्रिकोरक जंतु। कैसा जंतु, त्रिकोरक जंतु। क्लियर है। अब त्रिकोरक जंतु क्या है, तो इसके लिए हम लोग एकदम सीधा और सिंपल फंडे में लिख देंगे हमारे देश के भविष्य। क्या क्या, तीन जर्म लेयर। कौन कौन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और तीसरा है क्या, इंडोडर्म। तीसरा क्या है, इंडोडर्म। इन तीनों से जो जीव बने होंगे उसको कहेंगे क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन, कैट, बैट, रैट, हैन, मैन सब हो गया। ह्यूमन, कैट, बैट, रैट, बैट में चमगादड़, ठीक है, रैट, वेल, अर्थवर्म, ठीक है, लीच, ठीक है, लीच। उसके बाद और भी अर्थवर्म, कॉकरोच ETC लिख दीजिए, क्योंकि बहुत दुनिया का बहुत सारा जीव जो आपको बढ़िया से दिख रहा है आंखों से, जिसके अंदर अंग दिख रहा है बढ़िया से, आँख, कान, नाक, मुंह, वो सब बेहिचक बोल सकते हैं आप। क्या है वो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसमें आँख, कान, नाक ये सब बढ़िया से नहीं दिखता हो वो डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि उसमें ऑर्गन अनडेवलप्ड है, बहुत सारे ऑर्गन जो है ही नहीं।
अब एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसी में तो कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट है उन सबों में, लेकिन इसमें 100% सब में कंप्लीट, सब कुछ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जिसमें कंप्लीट रूप से सब कुछ विकास हो उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर बहुत सारा चीज़ सब कुछ डेवलप मिलेगा। क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ लिए कितना तक, 5 पॉइंट, ठीक है, 5 हो गया और बचा इसका कितना, 5। तो 5 हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोइंग्स 10 कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमालिया, ठीक है। 10 लक्षण जो है हम लोग किंगडम एनिमालिया का डील कर रहे हैं, जिसमें से 5 हम लोग अभी तक में डील कर लिए। अब कहिएगा सर इतना सब कुछ लिख दिए, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से हिंदी में लिख सकते हैं। बस सीधा इतना ही याद रखिएगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो जीव क्या होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म से बना होगा, उसको कहेंगे क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ज़्यादा कंसेप्ट एकदम इतना में क्लियर रखिए तो आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है। बड़ा बड़ा थेसिस लिखने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमन, कैट, बैट, रैट, व्हेल, अर्थवर्म। अब देखिए ह्यूमन मनुष्य, कैट, अब इतना भी तो हिंदी नहीं बताना पड़ेगा। बैट मैंने चमगादड़, रैट मैंने चूहा, व्हेल मैंने व्हेल मछली है, बल्कि वो पूरा मछली नहीं है, वो है स्तनधारी जीव, लेकिन हम लोग उसको मछली कह देते हैं क्योंकि पानी में है, ठीक है। उसके बाद है अर्थवर्म। उसके बाद क्या है, लीच। लीच जानते हैं, भैंसवा वाला लटकने वाला जोक जो खून चूस लेता है, सकिंग ब्लड। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच को तिलचट्टा, तिलचट्टा जो घर में पाए जाते हैं, तिल चट्टा, चट्टा, तिलचट्टा, ठीक है। क्या है, तिलचट्टा। तो ये है, ये सारे जीव हैं किसके, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो 5 कैरेक्टर बचा वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको डील कर लेंगे, और तब ये पूरा 10 कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग एक ओवरऑल व्यू देखेंगे, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जीवों को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया और किन किन के बेसिस के पर किया गया। तो पहले ये पूरा अगर पढ़ लीजिएगा तो वो पढ़ने में एकदम आसान हो जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ कैरेक्टर पढ़ा रहे हैं वही कैरेक्टर उसमें एक लाइनबद्ध तरीके से सीरियली लिख देंगे हम। लिख देंगे, खाली फाइलम का नाम लिख देंगे कि कौन जीव किस फाइलम में आता है और किस में कौन डिप्लोब्लास्टिक, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन किस में अनडेवलप्ड है, किस में डेवलप्ड है, किस में इनडायरेक्ट, किस में डायरेक्ट, ये सब क्लियर है। तो आज इतना ही। थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियोज़।